10 लंबे सालों तक मैंने खुद को भूखा रखा और बेहिसाब दर्द सहा। मैंने अपनी रूह को तपाकर खुद को एक डीमन किंग के रूप में ढाला। लेकिन मेरी मौत के ठीक 7वें दिन इस कैंपस क्वीन ने अपनी शक्तियों से मुझे वापस जिंदा दुनिया में बुला लिया। मैं अपने सामने खड़ी शेन किंग क्याओ को देख रहा हूं। मेरी आंखों में एक अजीब सा कंफ्यूजन है। मैं पूरे क्लासरूम का जायजा लेता हूं। शेन भी मुझे देख रही है। उसके चेहरे पर भी शौक साफ है। रुको, क्या तुम वाकई मूचैन हो? तुम्हें तो 7 दिन पहले एक डीमन ने मार दिया था ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने एक एक करके उन सब के नाम पुकारे जो वहां मौजूद थे। पूरी क्लास की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने धीरे से अपना सिर झुकाया और अपने हाथ से चेहरे को ढक लिया। मेरी वाइल्ड लाफ्टर पूरे कमरे में गूंजने लगी। हा हा, मैं वाकई वापस आ गया। मेरी पावर को बहुत गहरा हिट लगा है। मेरी शक्तियां पहले जैसी नहीं रहीं, लेकिन बस इस ह्यूमन वर्ल्ड में वापस लौट आना ही मेरे लिए काफी है। मेरे क्लासमेट्स मुझे देख रहे हैं, डरे हुए और सहमे हुए। एक मरा हुआ सहपाठी जब एक डीमन बनकर वापस लौटता है तो रूह तक कांप उठती है। कोने में बैठा वो भारी शरीर वाला लड़का जिसका आधा हाथ कोई शैतान खा चुका था, मुझे उम्मीद की एक लाइफलाइन की तरह देख रहा है। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मूचैन, मुझे बचाओ। उसकी चीख ने सबको रियलिटी में वापस ला खड़ा किया। दरवाजे पर अब भी वो खूंखार डीमन खड़ा था। शेन किंग क्याओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और शक भरी नजरों से पूछा, क्या तुम उस डीमन को हैंडल कर भी पाओगे? उसके दिमाग में मैं सिर्फ 7 दिन पहले मरा हुआ एक कमजोर लड़का था। उसे यकीन है कि मैं और शैतान का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। मैंने बस उसे एक नजर देखा और फिर अपनी नजरों को उस डीमन की तरफ घुमा लिया। दरवाजे पर खड़ा वो शैतान झपटा और एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी, जैसे वो अपने अंदर की घबराहट को मिटाना चाहता हो। उसे देखकर मेरे होठों पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। पलक झपकते ही इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मैं ठीक उसके सामने खड़ा था। उससे पहले कि वो डीमन कोई रिएक्शन दे पाता, मैं उसकी स्कल को अपनी गिरफ्त में लेता हूं और पूरी पावर के साथ उसे जमीन पर दे मारता हूं। एक जोरदार क्रैश की आवाज गूंजती है। उस डीमन का सिर सीधा फर्श के अंदर धंस जाता है। मेरे आसपास खड़े सभी क्लासमेट्स बस सन्न होकर मुझे देख रहे हैं। इससे पहले कि कोई भी इस सीन को प्रोसेस कर पाता, मैं दोबारा वैनिश हो जाता हूं। अगले ही पल मैं उस हैवी सेट लड़के के पास पहुंचता हूं, उसे मिड एयर में ही दबोचकर नीचे खींचता हूं और बाकी लोगों की तरफ टॉस कर देता हूं। वो घबराहट में कुछ टूटे फूटे शुक्रिया के शब्द बड़बड़ाता है, पर मैं बस एक हल्की स्माइल देता हूं। मेरी नजरें वापस उस डीमन पर टिक जाती हैं। वो धीरे धीरे खुद को जमीन से ऊपर उठा रहा है। एक गहरी और फ्यूरियस दहाड़ के साथ वो मुझ पर अटैक करने के लिए झपटता है। मैं उसे बड़ी कंटेम्प्ट भरी नजरों से देखता हूं। एक वर्थलेस जीव की मुझ पर दहाड़ने की हिम्मत? मैं बस एक कदम आगे बढ़ाता हूं और एक सिंगल पंच में उसे वापस जमीन पर ढेर कर देता हूं। मैं धीरे से अपने क्लासमेट्स की तरफ मुड़ता हूं। मैंने रुककर एक रहस्यमय ग्रिन के साथ उसकी तरफ देखा। बिल्कुल, क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा हमारे बीच का वो कनेक्शन? वो कुछ पल के लिए रुकी। उसने पहले हाँ में गर्दन हिलाई, फिर तुरंत ना में सिर झटक दिया। मुझे ऐसा महसूस तो हो रहा है जैसे कोई अदृश्य थ्रेड हमें आपस में बांध रहा है, लेकिन मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही। ऐसा क्यों? उसकी बात सुनकर मैं अपनी आंखें आधी झुकाकर हंसने लगा, क्योंकि मुझे आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया है। लेकिन तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टेड डीमन हो। एक डीमन टेमर होने के नाते तुम्हें मेरी हर बात माननी चाहिए। ये किसने कहा? मैंने पूछा। किताबों में यही लिखा है। किताबें हमेशा सच नहीं कहती। मेरी बात पूरी होने से पहले ही मैं आगे बढ़ चुका था। उसने मुझे रोकने के लिए अपने दिमाग से एक मेंटल कमांड भेजने की कोशिश की, लेकिन मुझ पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मैं बिना एक कदम चूके चलता रहा। एक गहरा सन्नाटा छा गया। फिर वो भागकर मेरे बराबर आई। तुम्हारे साथ आखिर चल क्या रहा है? मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर अभी सही वक्त नहीं है। पहले मुझे कुछ हैंडल करने दो। क्या हैंडल करना है? उसने उलझन में पूछा। रिवेंज, अपना इंतकाम। मेरी आंखों में एक सर्द चमक कौन थी और मेरी आवाज में वो चुभन थी जो सीधा हड्डियों तक को चीरते। कॉरिडोर के आखिरी छोर पर सीनियर क्लास का दरवाजा मजबूती से बंद था। जैसे ही वो धीरे धीरे खुला, अंदर से चीखें और सिसकियां गूंजने लगीं। एक डीमन, हमें बचाओ! हमारी ही क्लास के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, सारा शोर एकदम से थम गया। वहां मौजूद हर शख्स सुन होकर बस फटी आंखों से मुझे ही ताक रहा था। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूं, सबकी सहमी हुई सांसों में एक कलेक्टिव राहत महसूस होती है, पर वो सुकून बस कुछ ही पलों का है। क्या बाइजेन यहाँ है? उस नाम को सुनते ही कमरे की हर आंख एक बेहद खूबसूरत लड़की की तरफ मुड़ जाती है। मूचैन, बाइजेन की भौहें से कुड़ती हैं। उसकी आंखों में यकीन और हैरानी का एक अजीब मेल है। क्या तुम सच में एक डीमन बन गए हो? पूरी क्लास में खौफ की एक लहर दौड़ जाती है। सबकी नजरें मुझ पर टिकी हैं। मैं धीरे धीरे अपनी नजरों से पूरे कमरे को स्कैन करता हूं और जैसे ही मेरी नजर बाइजेन पर पड़ती है, मैं अपनी किलिंग इंटेंट को पूरी तरह अनलीश कर देता हूं। वो नफरत, वो गुस्सा अब और छुपाने की जरूरत नहीं थी। कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। वहां मौजूद हर इंसान को उस ठंडक और मौत के साए का एहसास होता है। सबके चेहरे पर टेरर साफ देखा जा सकता है और बाइजेन भी इससे अछूती नहीं है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, चेहरे पर पैनिक है, लेकिन उन गहरी आंखों के पीछे मैं एक्साइटमेंट की एक हल्की सी चमक देख सकता हूं, जिसे वो लाख कोशिशों के बाद भी मुझसे छुपा नहीं पा रही। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाता हूं। हर बढ़ते कदम के साथ हवा में मौत का भारीपन और गहरा होता जाता है। उसके पास पहुंचते ही मैं अपना हाथ सीधे उसके गले पर कस देता हूं। वो बोलने के लिए स्ट्रगल करती है। तुम ये क्या कर रहे हो? अभी भी वही मासूमियत का नाटक। बाकी लोग शायद तुम्हें ना पहचानते हों, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। डीमन टेमर बाइजियन। आसपास के लोग उलझन में एक दूसरे को देख रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे एक डीमन टेमर क्यों बुला रहा हूं। बाइजियन के चेहरे पर एक पल के लिए एक रहस्यमयी मुस्कान आती है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। फिर वो दोबारा एक दर्द भरा चेहरा बना लेती है।
मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। इस वक्त भी अपनी परफॉर्मेंस जारी रख रही हो? क्या फायदा? मेरी आंखें अब और भी शार्प हो चुकी हैं और मेरा लहजा बर्फ की तरह ठंडा। अपने कॉन्ट्रैक्टेड डीमन को बाहर निकालो अभी। तभी पीछे से शन किंग क्याओ की आवाज गूंजती है। मुचेन, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए? जब तुम जिंदा थे तब तुम बाइजियोन से पागलों की तरह प्यार करते थे। उसने तुम्हारा ख्याल रखा, एक ऑर्फन जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। फिर तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? क्या एक डीमन बनते ही तुम्हारा कॉन्शियंस भी मर चुका है? इससे पहले कि शन किंग क्याओ अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने झटके से अपना सिर घुमाया और दहाड़ा, शट अप। बचपन से ही मैं इस दुनिया में बिल्कुल अलोन था, स्टेट सपोर्ट के भरोसे जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहा था। जब मैंने हाई स्कूल में कदम रखा तब बाइजियोन मेरी अंधेरी जिंदगी में एक वार्म लाइट बनकर आई। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं उसके प्यार में गिर गया। 7 दिन पहले उसने मुझे एक अबैंडन्ड अनफिनिश्ड बिल्डिंग में बुलाया था। उसके चेहरे पर वो शाय ब्लश देखकर मुझे लगा था शायद आज वो अपने प्यार का कन्फेस करेगी। मैं उसी एंटिसिपेशन में डूबा हुआ था कि अचानक एक खौफनाक डार्क डेमोनिक शेप उसकी तरफ झपटा। बिना एक पल सोचे मैं उसके सामने कूद गया और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया कि वो वहां से भाग जाए, पर वो अपनी जगह पर फ्रोजन खड़ी रही, जैसे गहरी शॉक में हो। उस डीमन ने अपने एक ही स्वाइप से मुझे हवा में उछाल दिया। फिर वो दोबारा उसकी तरफ बढ़ा। मैंने टूटते हुए शरीर के साथ खुद को घसीटा और फिर से उसके सामने खड़ा हो गया। उस डीमन ने अपनी पूरी फ्यूरी मुझ पर निकाल दी। घंटों तक मुझे टॉर्मेंट किया गया। जब मेरे जिस्म की एक एक हड्डी शैटर हो चुकी थी और मैं मौत की कगार पर था, तब मेरी फेडिंग विजन में बाइजोन दोबारा दिखाई दी। उसके साथ वही डीमन एक लॉयल सर्वेंट की तरह खड़ा था। वो मेरे पास नीचे झुकी और ऐसे मुस्कुराई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थैंक यू, उसने बड़ी ठंडक से कहा, मुझे ये फील कराने के लिए कि कोई अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने की कोशिश करता है तो वो एहसास कैसा होता है। मेरे अंदर मौजूद होप का वो आखिरी धागा भी अब टूट चुका था। मैंने बोलने की कोशिश की पर हलक से एक आवाज तक नहीं निकली। रेस्ट इजी मोचन, उसने बड़ी नरमी से कहा था। मुझे तुम्हारी चिंता की कभी जरूरत नहीं थी। ये डीमन मेरा कॉन्ट्रैक्टेड पार्टनर है। ये मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाने वाला था। उसकी आवाज मेरे सीने को कांच के टुकड़ों की तरह चीरती हुई निकल गई। तुमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तुम्हारी वो चीखें सच में यादगार थीं। मैंने एक एक सेकंड देखा और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। जैसे ही उसके शब्द ओझल हुए, मेरी दुनिया में पूरी तरह अंधेरा छा गया। तभी वापस सीनियर क्लासरूम में मेरी आंखें पत्थर की तरह कोल्ड हो जाती हैं। मैं बाइजियोन का झटके से कमरे की दूसरी तरफ फेंक देता हूं। अपने कॉन्ट्रैक्टेड डीमन को बाहर निकालो अभी। वो मेरी तरफ एक घायल चेहरे के साथ देखती है। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। अगर मुझे मारना तुम्हें बेहतर महसूस कराता है तो आगे बढ़ो, तो फिर मर जाओ। मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूं। मेरा किलिंग इंटेंट पूरी तरह उस पर हावी होने लगता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। क्लासरूम की दीवार में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। काले ऑब्सिडियन आर्मर में लिपटी एक परछाई अंदर घुसती है, जिसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही हैं और हाथ में एक घातक स्पीयर है। ठीक उसके पीछे ब्लू ट्रैक सूट में एक लड़का कूदकर अंदर आता है। स्टूडेंट्स के बीच एक हलचल मच जाती है। सब उसे पहचान लेते हैं। वो स्कूल का मशहूर डीमन टेमर है और वो बख्तरबंद परछाई उसका बी रैंक कॉन्ट्रैक्टेड डीमन है। वो एक बनावटी माफी वाली स्माइल देता है। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखता हूं। इससे दूर रहो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। वो लड़का हंसकर बात को टाल देता है और अपने डीमन के कंधे पर हाथ थपथपाता है। ये मेरा कॉन्ट्रैक्टेड डीमन है जो किसी भी बी रैंक के लिए काफी है। इसके यहां होते हुए तुम क्या ही कर लोगे। तुम्हें सच में क्या लगता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है? तभी भीड़ में से क्लासमेट अचानक बीच में बोल पड़ा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। सच तो यह है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। उसका चेहरा हैरानी से उतर चुका था। क्या तुम वाकई एक डीमन बन चुके हो? ये तो पूरी तरह से अनबिलीवेबल है। वो जवान डीमन टेमर एकदम सीधा तनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक सख्त डिसिप्लिन थी। अगर तुम अब एक डीमन हो तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं तुम्हें यहाँ आजाद नहीं छोड़ सकता। तभी उसके पीछे खड़ा वो ब्लैक आर्मर डीमन एक कदम आगे बढ़ा। उससे निकलने वाली ऑरा इतनी भारी और दमघोटू थी कि वहां मौजूद हर इंसान की स्किन पर एक अजीब सी सिहरन होने लगी। शन चिंग चाओ ने सिचुएशन बिगड़ते देख तुरंत दखल दिया। रुको, मुचेन मेरा कॉन्ट्रैक्टेड डीमन है। कल ही मेरी एबिलिटीज अवेकन हुई हैं। जब डीमंस ने हम पर अटैक किया तब मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और इसी ने उन्हें पीछे खदेड़ने में हमारी हेल्प की है। उस लड़के ने बेरुखी से कंधे उचकाए। फेयर इनफ, इसे यहाँ से ले जाओ। शन चिंग चाओ मेरी तरफ मुड़ी और तभी आवाज में बोली, मुचेन चलो यहाँ से। वो डीमन टेमर उससे पागलों की तरह देखने लगा, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हो रहा हो। तुम ये क्या कर रही हो? एक कॉन्ट्रैक्टेड डीमन को तो तुम अपनी सिर्फ एक सोच थॉट से कंट्रोल कर सकती हो। तुम उससे परमिशन क्यों मांग रही हो? क्योंकि वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, मैंने उसकी बात काटते हुए ठंडे लहजे में कहा। उस लड़के का एक्सप्रेशन अब और भी ज्यादा उलझन भरा हो गया था। मैंने अपनी नजरों का पूरा दबाव उस पर डाल दिया। क्या तुम वाकई इस मामले में इन्वॉल्व होना चाहते हो? मैं आज इसे मार डालूंगा और जो भी बीच में आने की कोशिश करेगा उसका अंजाम भी इसके साथ ही लिखा जाएगा। डीमन टेमर अब शन किंचाओ की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारा ये डीमन बहुत ज्यादा अनकोऑपरेटिव लग रहा है।
अचानक उसके डीमन की वो काली धुंध तेजी से उठी और पलक झपकते ही मेरे ठीक पीछे पहुंच गई। मेरे होठों पर एक गहरी कंटेम्पचुअस स्माइल आई। मैं बस खामोशी से सही पल का इंतजार करने लगा। वो ब्लैक मिस्ट 5 अलग अलग कॉपीज में बट गई और एक साथ मुझ पर टूट पड़ी। जैसे ही वो नुकीला स्पीयर मेरे जिस्म के करीब आया, मैंने बिजली की फुर्ती से अपना सिर दाईं ओर झटका और सबसे किनारे वाले क्लोन की गर्दन को अपने दांतों से दबोच लिया। बाकी की कॉपीज, वो काला साया पल भर में डिसॉल्व हो गया। मेरे अंदर से डार्क एनर्जी का एक ऐसा सैलाब निकला जिसने उस ब्लैक मिस्ट को पूरी तरह निगल लिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। जब सबकी चेतना वापस आई तो मैं अपने होठों का कोना चाट रहा था और उस तथाकथित ब्लैक मिस्ट का नामो निशान तक नहीं बचा था। वो जवान लड़का पत्थर सा बन गया। उसकी आंख के पास एक मसल हल्के से फड़क रही थी, जैसे उसे शक हो रहा हो कि जो कुछ भी हुआ वो रियल था भी या नहीं। पूरे कमरे में एक गहरा और भारी सन्नाटा छा गया। क्लासरूम में मौजूद हर एक आंख फटी की फटी रह गई। फिर जैसे कोई शीशा अचानक से चकनाचूर हो जाए, पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा। मैं क्लासरूम के बीचों बीच खड़ा था और मेरी ठंडी स्थिर निगाहें बाइजियन पर टिकी थी। अचानक बाइजियन के चेहरे पर एक चौड़ी और एक्साइटेड मुस्कान फैल गई। ये तो इनक्रेडिबल है, तुम एक डीमन में बदल गए और तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा है। ये सच में बहुत थ्रिलिंग है। कमरे में मौजूद हर शख्स जैसे जम गया। क्या उसे इस वक्त टेरिफाइड नहीं होना चाहिए था? बाइजियन को इस तरह देखते हुए वहां मौजूद हर इंसान के दिल में एक कोल्ड ड्रेड बैठने लगा। अचानक बाइजियन के शरीर से एक घना और पावरफुल डीमन हॉरा निकलने लगा। ये उस बी रैंक डीमन से कहीं ज्यादा खौफनाक था जिसे मैंने अभी अभी चुटकियों में तबाह किया था। वो जवान डीमन टेमर जो अब तक सन खड़ा था और इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसका कॉन्ट्रैक्टेड डीमन पल भर में खत्म हो गया, उस डरावने ऑरा के झटके से वापस होश में आया। वो तेजी से बाइजियन की तरफ मुड़ा। उसकी नजरें उस विशाल साए पर जाकर टिक गई जो बाइजियन के दगल में डीमन ऑरा में लिपटा हुआ था। एक एस रैंक डीमन। उसके मुंह से एक चीख जैसी निकली। बाइजियन की मुस्कान बहुत हल्की और सहज थी। गलत, ये मेरा कॉन्ट्रैक्टेड डीमन है, जो एस रैंक 4 आर्म्ड शैडो फैंग। ये नाम क्लासरूम के बीच में किसी बॉम्ब की तरह फटता है और पूरे कमरे में दहशत की एक लहर दौड़ जाती है। पर बाइजियन को इस केओस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वो अजीब और इंटेंस नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी हैं और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आती है जिसे पढ़ पाना नामुमकिन है। मू चैन, तुम मुझे लगातार सरप्राइज कर रहे हो। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक बार फिर से जान से मार दूं? उसके बोलते ही उसके बगल में खड़ा वो डीमन अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। वो किसी नरक से निकले खूंखार बीस्ट की तरह सबके ऊपर हावी हो जाता है। 4 विशाल हाथ जो पुराने पेड़ों के तनु जितने मोटे हैं और उन पर उभरती हुई नसें उसकी बेहिसाब पावर का सबूत दे रही हैं। जैसे ही उस डीमन का फुल फॉर्म सामने आता है, पूरे कमरे में एक सफोकेटिंग प्रेशर फैल जाता है। उसकी मौजूदगी मात्र से हवा इतनी भारी हो जाती है कि सांस लेना भी एक स्ट्रगल बन गया है। 4 आर्म्ड शैडो फैंग की ठंडी नजरें धीरे धीरे पूरे कमरे में घूमती हैं। मेरे लिए क्या ऑर्डर्स है मास्टर? बाइजियन अपने होठों पर जबान फेरती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी एक्साइटमेंट और सनक साफ महसूस की जा सकती है। जिस इंसान को तुमने उस रात खत्म किया था वो आज एक डीमन बनकर वापस लौट आया है। वो ठीक हमारे सामने खड़ा है। क्या ये फैसिनेटिंग नहीं है? शैडो फैंग थोड़ा ठिठकता है और उसकी कातिलाना आंखें अचानक मुझ पर आकर जम जाती हैं। तभी मैं सोचूं कि ये एहसास इतना फैमिलियर क्यों है, तो ये वही है। मालिक, आप इसके साथ क्या करना चाहेंगी? क्या इसकी हड्डियां एक बार फिर से चूर चूर कर दूं? बाइजियन कुछ पल के लिए रुकती है, जैसे सच में इस सजेशन पर विचार कर रही हो। फिर वो अपनी नजरें क्लास के कोनों में डरे सहमे खड़े स्टूडेंट्स की तरफ घुमाती है। नहीं, आज कुछ डिफरेंट करते हैं। वो वापस मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक है। मोचैन, क्यों ना हम एक छोटा सा गेम खेलें जिसे मैं मैसेकर कहती हूँ। रूल्स बहुत सिंपल हैं। मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगी, लेकिन इस स्कूल का हर एक स्टूडेंट अब मेरा शिकार है। देखते हैं तुम कितनों को सेव कर पाते हो। अगर तुमने 10 से ज्यादा जिंदगियां बचा ली तो तुम जीत गए। बाइजियन की आवाज में एक अजीब सा सुकून और क्रूरता थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, कमरे में मौजूद हर एक स्टूडेंट का चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या ये सच में वही बाइजियन थी जिसे वो जानते थे? वो इतनी भयानक बात इतनी आसानी से कैसे कह सकती थी? मैंने एक ठंडी और बेरुखी भरी हंसी दी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें जितने मारने हैं मारो, ये मेरा बिजनेस नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। कितने बेरहम हो गए हो। एक डीमन बनने ने तुम्हें सच में बदल दिया है। बाइजियन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। अचानक बिना किसी वार्निंग के उसने अपनी उंगली पास खड़े एक स्टूडेंट की तरफ उठाई। एक खौफनाक एज़ियो फ्लेम नीली आग हवा में भड़की और देखते ही देखते उस स्टूडेंट को अपनी चपेट में ले लिया। एक रूह कंपा देने वाली चीख सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। वो लड़का फर्श पर तड़प रहा था और वो आग उसे जिंदा निकल रही थी। आसपास के लोग दहशत में पीछे भागने लगे, इस डर से कि कहीं वो आग उन्हें भी राख ना कर दे। पर मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मैं बस वहीं खड़ा रहा, पत्थर की तरह बेजान। तुम अपने ही क्लासमेट के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर क्या हो गया है तुम्हें? बाइजियन फिर से मुस्कुराई। मैं तो बस एक गेम खेल रही हूँ, जैसा मैंने पहले कहा था, पर लगता है मजा नहीं आ रहा। मूचेन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम में से कोई जिंदा बचता है या मर जाता है। उसने गहरी आह भरी और अपना सिर हिलाया, जैसे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो। तभी शिनकिंग चाओ ने तड़पते हुए मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। प्लीज उन्हें बचा लो। इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाता, उस यंग डीमन टीमर की आवाज आई जिसमें साफ तौर पर मौत का खौफ झलक रहा था। सब बेकार है। इसके पीछे एक एस रैंक डीमन की ताकत है।
बाइक से इनको हराना नामुमकिन है। उस एस रैंक कंट्रैक्टर डीमन की शहड पावर के साथ वो यहाँ मौजूद हर एक इंसान को पल भर में खत्म कर सकती है। मेरी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं, मेरा शरीर एक साए की तरह कांपा और अगले ही पल मैं अपनी जगह से गायब हो चुका था। पलक झपकते ही मैं उस जलते हुए स्टूडेंट के पास पहुंचता हूं। मेरा एक पावरफुल किक हमलावरों को जोर से लगता है और वो हवा में कई मीटर दूर जाकर गिरते हैं। इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि वो वहीं कोल्ड होकर बेहोश हो गए। उनके जमीन पर गिरते ही वो आग बुझ जाती है। बाइक से इनकी आंखें चमक उठती हैं, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जैसे कोई नया टॉय मिल गया हो। वो एक कुटिल मुस्कान के साथ कहती है, तो आखिर मुचेन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही नहीं करता, क्या मैसेकर इतनी जल्दी खत्म हो गया? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं बहुत ही फ्लैटली जवाब देता हूँ। बस वो शोर बहुत अनोइंग था, इसलिए मैंने सन्नाटा कर दिया। अच्छा, ऐसी बात है? बाइक शान की नजरें घूमती हैं और उसका हाथ एक और मासूम स्टूडेंट की तरफ उठता है। इससे पहले कि वो एज़्योर फ्लेम यानी वो नीली आग पैदा कर पाती, मैं साए की तरह उसके ठीक सामने खड़ा था। बाइक शान की आंखों की पुतलियां डर के मारे श्रिंक हो जाती हैं। एक भारी भरकम घूसा उसकी नजरों के सामने बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। ऐन मौके पर उसका कॉन्ट्रैक्टेड डीमन अपनी चारों बाहें ढाल बनाकर आगे कर देता है, लेकिन उसने मेरे प्रहार के फोर्स को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उस डीमन की बॉडी बाइक शान के साथ दीवार को चीरते हुए ब्लास्ट के साथ अगले क्लासरूम में जा गिरती है। पड़ोस के कमरे में बैठे स्टूडेंट्स सन्न रह जाते हैं। मलबे और धूल के बीच से उन दोनों को निकलते देख हर कोई पूरी तरह शॉक में था। मुचैन, तुम वाकई सरप्राइजेस से भरे हुए हो। तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो सकते हो? बाइक शान धूल झाड़ते हुए बड़े काम अंदाज में वापस सीनियर क्लासरूम के अंदर आती है। उसका कॉन्ट्रैक्टेड डीमन, जिसे शैडो हैंग कहते हैं, अपनी रेजर शार्प नजरों से मुझे घूरता है। फिर वो अपनी आवाज धीमी करके कहता है, मास्टर, ये कोई मामूली डीमन नहीं है। इसके पावर लेवल्स बता रहे हैं कि ये यकीनन एस रैंक ही होगा। परफेक्ट, ये तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो गया। बाइक शान पागलों की तरह हंसती है और अपना फाइनल ऑर्डर देती है, जाओ इसे टेस्ट करो। मुझे देखना है कि शैडो फैंग की वो खौफनाक चार भुजाएं, उसकी हराहट में एक अजीब सी हैवीनेस है। जब वो मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ तो उसकी प्रेजेंस किसी डहते हुए पहाड़ की तरह महसूस हुई, जिसने पूरे स्कूल ग्राउंड्स को अपनी जद में ले लिया था। उस दम घुटने वाले प्रेशर के नीचे कैंपस का हर स्टूडेंट और टीचर घुटनों पर आ गया। मैंने पीछे मुड़कर शेन किंगचाओ की तरफ देखा। मैं इस एस रैंक मॉन्स्टर को जल्दी खत्म नहीं कर पाऊंगा। बाइशियन, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसे भागने मत देना। भागना? मैं कहीं नहीं जा रही। बाइशियन ने अपनी भा चढ़ाई और शेन किंगचाओ की तरफ एक कंटेम्पचुअस स्माइल के साथ देखा। कैंपस क्वीन, खुद देख लो, मू चेन ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है, तो बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? शेन किंगचाओ बुरी तरह हिचकिचाई, उसके चेहरे पर पैनिक साफ दिख रहा था। हे, मैं इससे नहीं लड़ सकती। क्या तुमने देखा नहीं उसने कैसे अजोर फ्लेम को खिलौने की तरह इस्तेमाल किया था? अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मैंने सपाट लहजे में कहा। एक डीमन टेमर अपने कॉन्ट्रैक्टेड डीमन की कम से कम 10% पावर एक्सेस कर सकता है। शेन की आंखों में एक चमक आई, जैसे उसे कुछ समझ आया हो। फिर वो धीरे से बुदबुदाई, लेकिन वो एक एस रैंक डीमन की पावर इस्तेमाल कर रही है। मुझे नहीं पता कि मैं उसके सामने टिक भी पाऊंगी या नहीं। अभी पता चल जाएगा, मैंने धीमी आवाज में कहा। अचानक बेहिसाब ताकत का एक टॉरेंट शेन किंगचाओ की बॉडी में समाने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर की हर सेल में एक जबरदस्त पावर सर्ज तोड़ रहा था। उसने आजमाने के लिए हवा में एक पंच मारा और खौफनाक सोनिक बूम के धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। वो एकदम सुन्न खड़ी रह गई, जैसे उसे अपनी ही ताकत पर यकीन ना हो। ये सिर्फ 10% है। मूचेन की ये पावर? वो अभी भी शौक में थी। उसकी आंखों में एक गहरा खौफ और हैरानी साफ दिख रही थी। तभी बाइकसेन खामोशी से एक मासूम स्टूडेंट की तरफ बढ़ी और एक विशस किक हवा में लहराई। इससे पहले कि वो वार उस छात्र को लगता, शेन किंगचाओ के फिगर बिजली की तरह चमकी। वो स्टूडेंट के सामने एक ढाल बनकर खड़ी हो गई और फिर एक वायलेंट क्लैश हुआ। फिस्ट और फुट की उस टक्कर से पूरा कमरा थर्रा उठा। शेन किंगचाओ पूरे कमरे में दहाड़ी, तुम सब यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? रन! उसकी आवाज सुनते ही सबका शौक टूटा और वो पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागे। बाइकसेन के चेहरे पर एक जहरीली स्नीयर आई। उसके चारों तरफ एजोर फ्लेम दहकने लगी और उसने अपना हाथ बाहर की तरफ लहराया। वो आग सांपों की तरह मुड़ती हुई उन भागते हुए स्टूडेंट्स की तरफ लपकी। शेन किंगचाओ ने अपने जबड़े भींचे और निडर होकर आगे बढ़ी। वो एक के बाद एक पंचेस बरसा रही थी ताकि उन फ्लेम्स को शैटर कर सके और बाकी सबको एस्केप करने का रास्ता दे सके। तुम्हें इन फ्लेम से डर नहीं लग रहा? बाइकसेन उसे देखकर सन रह गई। ये कोई ऑर्डिनरी फायर नहीं है, एस रैंक डीमंस भी इससे भारी डैमेज खाते हैं। मैंने उन दोनों की लड़ाई पर एक सरसरी नजर डाली और बुदबुदाया, सिर्फ एजोर फ्लेम और कुछ नहीं। अगले ही पल मैं उस 4 हाथों वाले शैडो फैंग की तरफ लपका और एक थंडर स्ट्राइक से उसे पीछे धकेला, जिससे बाहर की दीवार में एक गहरा सुराख हो गया। वो शैडो फैंग क्लासरूम से बाहर की हवा में जा गिरा। मैं उस सुराख से बाहर निकला और पलक झपकते ही डिस्टेंस क्लोज कर दी। उसने कोई बात नहीं की, बस एक ब्रूटल फ्लैश शुरू हो गया। उस शैडो फैंग की अज़्योर फ्लेम मेरी डार्क डिवावर एनर्जी से टकरा रही थी। एक ऐसा वायलेंट कलिजन जैसे ये पूरी दुनिया ही अभी शैटर हो जाएगी। क्लासरूम के अंदर सन्नाटा था, किसी की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चली। धीरे धीरे मैंने अपर हैंड लेना शुरू कर दिया था। मेरी डिवावर पावर का काला साया उस अज़्योर फ्लेम को किसी एंडलेस अबिस की तरह निकलता जा रहा था, उसे टुकड़ों में बुझाते हुए। मैंने एक जोरदार रोर मारी और मेरी डार्क पावर पूरी शिद्दत के साथ डेटोनेट हुई। वो 4 हाथों वाला शैडो फैंग अब और झेल नहीं पाया। वो आसमान से किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह नीचे गिरा। मैं हवा में हवर करते हुए उसे नीचे गिरते देख रहा था। सिर्फ एक एस रैंक डीमन, और फिर भी इतना वक्त लग गया। मेरी पावर लगभग स्पेंट हो चुकी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कोर की मदद से मैं अपने पीक पर वापस आऊंगा और उसे भी पार कर जाऊंगा। तुम सब जिन्होंने मुझसे मेरी ताकत छीनी थी, तैयार रहो, तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी।
मैंने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाईं। बादलों से छनकर आती मूनलाइट मेरे अंदर के अंधेरे को एक अजीब सी ग्लो दे रही थी। बाहर की जंग तो थम चुकी थी, लेकिन क्लासरूम के अंदर अब भी एक भयानक स्टॉर्म मचा हुआ था। शेन चिंक्याओ पहली बार शेयर्ड पावर का इस्तेमाल कर रही थी। वो स्ट्रांग तो बहुत थी, लेकिन उसका अपनी ताकतों पर कोई कंट्रोल नहीं था और बाइक शेन उसे पूरी तरह चेक में रखे हुए थी। बाइक शेन की वो टॉन्टिंग आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी जब उसने बिना किसी सेकंड थॉट के एक स्टूडेंट की गर्दन मरोड़ दी। शेन चिंक्याओ ने गुस्से से भरा एक फ्यूरियस पंच मारा। जैसे ही उसका मुक्का लगने वाला था, बाइक शेन ने चालाकी से एक स्टूडेंट को अपनी शील्ड की तरह आगे कर दिया। शेन चिंक्याओ को अपना वार वापस खींचना पड़ा। ठीक उसी इंस्टेंट में बाइक शेन का हाथ उस स्टूडेंट के सीने को चीरते हुए सीधा शेन चिंक्याओ के पार निकल गया। शेन चिंक्याओ के मुंह से खून का फवारा छूटा और वो कई मीटर पीछे जा गिरी। बाइक शेन ने अपना खून से लथपथ हाथ पीछे खींचा और एक सर्द स्माइल के साथ बोली, अगर तुमने वो मुक्का रोका ना होता तो शायद तुम बच जाती। सच में तुमने मुझे हर्ट किया है, कितनी शर्म की बात है। पर सच तो यह है कि ना तुम मुझे जख्मी कर पाई और ना ही किसी को सेव कर सकी। बाइक शेन ने वो बेजान लाश शेन चिंक्याओ के कदमों में फेंक दी। शेन चिंक्याओ उस मॉकिंग चेहरे को देखती रही और उसके अंदर गुस्से की एक आग सुलग उठी। गुस्सा आ रहा है, पर तुम कर भी क्या सकती हो? बैक्शियन ने नफरत से मुस्कुराते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारे पास मुझे हराने की पावर थी, लेकिन कमजोरों के लिए तुम्हारी उस फालतू की पिटी ने तुम्हें ही घायल कर दिया। कितनी बेचारी हो तुम। शेन किंगचाओ ने बहुत धीमी और कांपती हुई आवाज में पूछा, तुमने उन बेगुनाह लोगों को क्यों मारा? बैक्शियन जोर से हंसी, क्योंकि इसमें फन आता है। तुम एक मॉन्स्टर हो, शेन किंगचाओ पूरी ताकत से चिल्लाई और अपना मुक्का आगे बढ़ाया। अचानक डार्क एनर्जी की एक खौफनाक लहर उठी और पूरे कमरे पर एक चादर की तरह छा गई। उस फोर्स की इंटेंसिटी ऐसी थी कि बैक्शियन को लगा जैसे उसके लिए कोई डेथ सेंटेंस सुना दी गई हो। उसने भागने की कोशिश की, पर उसे एहसास हुआ कि उसकी बॉडी अब मूव नहीं कर सकती। वो बस अपनी आंखों के सामने उस मुक्के को करीब आते देखती रही। उसके चेहरे की वो जहरीली मुस्कुराहट अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह उस चीज ने ले ली थी जो उसने शायद ही कभी महसूस की हो, खौफ। ठीक उसी पल जब उसे लगा कि सब खत्म होने वाला है, मैं वहां पहुंच गया और मैंने शेन किंगचाओ के मुक्के को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। मैंने तुमसे कहा था कि उस पर नजर रखना, उसे मारना नहीं। बैक्शियन के चेहरे पर फिर से वही टेढ़ी मुस्कान लौट आई। मुंह चैन, तो तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स बाकी हैं। इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाती, मैंने उसे एक जोरदार बैकहैंड मारा कि वो सीधा कमरे के दूसरे कोने में जा गिरी। बाइक शेन ने अपने चेहरे पर हाथ रखकर खुद को जमीन से ऊपर उठाया, पर जैसे ही उसकी नजर मेरी पकड़ में लटकते हुए उस 4 हाथों वाले शैडो फैंग पर पड़ी, उसकी आंखों की पुतलियां डर से सिकुड़ गईं। क्लासरूम के अंदर से अभी भी तड़प और दर्द भरी स्क्रीम्स गूंज रही थी। स्टूडेंट्स उस नीली आग अज़्योर फ्लेम में लिपटे हुए जमीन पर रेंग रहे थे। वो सब के सब जिंदा चल रहे थे। मैंने अपने माथे पर बल डालते हुए गुस्से में अपना पैर जमीन पर पटका। एक झटके में लपटें बुझ गईं, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सब शांत हो जाओ, ये शोर अब बर्दाश्त के बाहर है। पूरे क्लासरूम में एक ऐसी साइलेंस छा गई जो बिल्कुल अननेचुरल थी। शेन किंगचाओ ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में उलझन थी। तुमने मुझे उसे जान से मारने से क्यों रोका? मैंने उस 4 हाथों वाले शैडो फैंग को जमीन पर पटक दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो अपने शरीर की हर एक हड्डी को चकनाचूर होते हुए महसूस करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने किया था। मैं बिना कुछ बोले बाइक शेन की तरफ बढ़ा। क्या तुम तैयार हो? जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, बाइक शेन की आंखों में एक चालाकी चमकी। वो बिजली की रफ्तार से एक स्टूडेंट के पीछे चिप गई, लेकिन ठीक उसी पल मेरा हाथ उस स्टूडेंट के शरीर को चीरता हुआ निकला, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले किया था, और सीधा उसके कंधे पर जाकर लगा। हड्डियों के टूटने की आवाज और जिस्म के चीरने का साउंड एक साथ गूंजा। बैक्सियन ने अपने तबाह हो चुके कंधे को पकड़ लिया और डिसबिलीफ के साथ मुझे देखने लगी। जो भी मेरे और तुम्हारी मौत के बीच आएगा, वो भी मारा जाएगा। मुझे शेन किंगचाओ समझने की गलती मत करना। मैं कोई इंसान नहीं, एक डीमन हूं। अगले ही सेकंड में फिर से मूव हुआ। मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि कोई देख भी नहीं पाया। मैंने उसकी दोनों टांगे और पैर पूरी तरह शटर कर दिए। शेन किंगचाओ मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा इल्जामों से भरा था। मैंने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, इस स्टूडेंट को अभी ट्रीट करो, वरना ये मर जाएगा। शेन ने मुड़कर उस स्टूडेंट को देखा। घाव गहरा था, लेकिन उसे मेरी डीमन ऑरा ने सील कर दिया था ताकि खून ना बहे। उसने फौरन दूसरों को मदद के लिए बुलाया। मैं उस 4 हाथों वाले शैडो फैंग के पास पहुंचा, अपना पैर उठाया और इंच दर इंच उसकी हड्डियां को चलना शुरू कर दिया। वो शैडो फैंग अब कोई आवाज नहीं कर रहा था। यहां तक कि जब मैं उसकी खोपड़ी की हड्डियों को भी क्रश कर रहा था, तब भी वो बिल्कुल खामोश था। वो अभी भी जिंदा था। उसकी आंखों में आखिरी दम तक वो डिफायंस साफ दिख रही थी। मैंने अपना मुंह खोला और उस 4 हाथों वाले शैडो फैंग को पूरा निकल लिया। उसके खत्म होते ही वो सारी पावर जो बैक्सियन शेयर कर रही थी, पल भर में गायब हो गई। उसके टूटे हुए अंगों का असली एगनी अब उसे एक साथ महसूस हुआ और वो दर्द से बुरी तरह चीख पड़ी। मुचेन, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। इतनी जल्दी रहम की भीख? अभी तो हमने ठीक से स्टार्ट भी नहीं किया। हड्डियों के टूटने की आवाजें उस क्लासरूम में लहरों की तरह गूंजने लगीं। उसकी कमजोर पड़ती चीखें वहां मौजूद स्टूडेंट्स के कलेजे को चीर रही थीं। सबने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। जब आखिरी बार हड्डी के चटकने की आवाज आई तो पूरे कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। मजा आ रहा है ना? मैंने बैक्शियन को अपनी डीमन ऑरा में लपेट लिया ताकि वो मर ना जाए। मैंने बड़े सुकून से कहा, अब तुम्हें एहसास हो रहा होगा कि मुझ पर क्या गुजरी थी। क्या ये वैसा ही फन है जैसा तुमने इमेजिन किया था? बैक्शियन की आंखें अब ब्लैंक हो चुकी थीं। उनकी चमक पूरी तरह बुझ गई थी। मेरी बात सुनकर उसकी पुतलियां बस जरा सी सुकड़ी। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसके शरीर से वो डीमन ऑरा वापस खींच ली।
अगले ही पल उस सहारे के बिना बैक्शन की बची कुची जिंदगी की लौ बुझ गई। शन किंग च्याओ खामोश खड़ी सब देख रही थी। वो मुझे रोकना चाहती थी पर उसके बस में कुछ नहीं था। उसे और इंटरफियर करने से रोकने के लिए मैंने उससे अपनी वो सारी पावर वापस ले ली जो मैंने उसे दी थी। बैक्शन की बेचान लाश को देखकर मेरी फीलिंग्स काफी कॉम्प्लिकेटेड थीं। इंतकाम का वो सेटिस्फैक्शन तो था, पर उसके नीचे एक ऐसी हॉलो बेचैनी थी जिसे मैं कोई नाम नहीं दे पा रहा था। मैंने एक गहरी और लंबी सांस ली और उस क्लासरूम से बाहर निकल गया। खाली क्लासरूम से गुजरते हुए मैं छत की तरफ बढ़ रहा हूँ। रात की ठंडी ब्रीज मेरे चेहरे को छू रही है। मैं एकदम धीमी और शांत आवाज में कहता हूँ, जो भी पूछना चाहती हो बेझिझक पूछ लो। शेनचिंग चाओ अभी अभी छत पर पहुंची है और मेरी बात सुनकर उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसके मन में हजारों क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस वक्त मेरी पीठ की तरफ देखते हुए शायद उसकी हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी बोलने की। हम दोनों के बीच एक गहरा साइलेंस है, जैसे वक्त थम गया हो। पूरे 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर शेन ने एक लंबी सांस ली और हिम्मत जुटाकर पूछा, उस दिन असल में क्या हुआ था जिस दिन तुम्हारी मौत हुई? मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर बहुत रुक रुक कर बोलना शुरू किया। तुम सबके लिए मैं सिर्फ 7 दिनों से मरा हुआ हूं, लेकिन मेरे लिए मैं पिछले 10 सालों से मरा हुआ हूं। ये सुनते ही शेन के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। वो बहुत ज्यादा अनसर्टन और हैरान होकर मुझे देख रही है। मैंने उसकी तरफ देखकर एक फीकी सी स्माइल दी और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बाई शेन ने जब मुझे मारा तो मैं सिर्फ एक साधारण डीमन नहीं बना, मैं सीधे शैडो रेल्म पहुंच गया, वो भी आज से 10 साल पीछे के वक्त में। जब मैं पहली बार वहां पहुंचा तो मैं बहुत कमजोर था। एक डी रैंक डीमन जितना भी पोटेंशियल नहीं था मुझ में। शैडो रेल्म जैसी डेंजरस जगह पर हर एक दिन जिंदगी और मौत के एज पर बीतता था। मैंने एक पल का पॉज लिया और आसमान की तरफ देखने लगा। जैसे जैसे वक्त गुजरा मुझे समझ आया कि सिर्फ सावधानी बरतने से सर्वाइवल की गारंटी नहीं मिलती। अगर वहां जिंदा रहना था तो मुझे स्ट्रांग बनना ही था। उस बेरहम दुनिया में सिर्फ ताकतवर को ही जीने का हक था। जिस पल मुझे ये कड़वा सच समझ आया, मैंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। शैडो रेल में बिताए उन 10 सालों में मेरे हाथों कितने डीमंस का खात्मा हुआ इसकी कोई गिनती नहीं है। मैंने अपनी खुद की एक पावर बेस खड़ी की और उस पूरी दुनिया का एक डोमिनेंट फोर्स बन गया। और आखिर में मैं उस जगह का सबसे खौफनाक हिस्सा बन चुका था। शैडो रेल्म के उन 4 खौफनाक ओवरलॉर्ड्स में से एक मैं था। उस अंधेरी दुनिया में हर डीमन मुझसे थर थर कांपता था, यहां तक कि मेरी अपनी फौज भी। रैवेजर डीमन किंग, यही वो नाम था जिससे मेरी पहचान थी। शैडो रेल्म में इस नाम का खौफ ऐसा था कि बड़े बड़े ट्रिपल एस रैंक डीमंस भी सिर्फ इसे सुनकर फ्लिंच कर जाते थे। लेकिन कड़वा सच ये है कि आप जितने पावरफुल बनते जाते हैं, आपके एनिमीज भी उतनी ही तेजी से बढ़ते हैं। मेरी बढ़ती ताकत ने शैडो रेल्म की बाकी ताकतों को एज पर लाकर खड़ा कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि वहां के पुराने 3 ओवरलॉर्ड्स ने मेरे खिलाफ हाथ मिला लिया। अगर बात 1-on-1 मुकाबले की होती तो मुझे किसी का डर नहीं था, लेकिन उन तीनों से एक साथ लड़ना वो मुमकिन नहीं था। पूरे 7 दिन और 7 रातें वो भयंकर युद्ध चला और आखिर में मैं हार गया। उन्होंने मुझे बेरहमी से दबोच लिया और बिना किसी मर्सी के मेरी सारी पावर्स छीन ली। जब मेरी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी और मुझे लगा कि अब सब खत्म होने वाला है, ठीक उसी वक्त तुमने मुझे इस ह्यूमन वर्ल्ड में समन कर लिया। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो शेन किंग चाओ के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे उन्हें शब्दों में बयान करना इम्पॉसिबल है। मैंने उसकी आंखों में शांति से देखा और पूछा, क्या कुछ और भी है जो तुम जानना चाहती हो? मेरी आवाज ने उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लिया। वो हकलाते हुए बोली, पर तुमने ये सब किया कैसे? सिर्फ 10 सालों में तुम शैडो रेल्म के ओवरलॉर्ड कैसे बन गए? उसने कभी शैडो रेल्म में कदम नहीं रखा था, लेकिन वो इतना तो जानती थी कि वहां इस लेवल की पावर हासिल करना लगभग इम्पॉसिबल है। बड़े से बड़े एस रैंक कंट्रैक्टर डीमंस ने भी यही बताया था कि उन्हें एस रैंक तक पहुंचने में 100 साल से ज्यादा की जंग लड़नी पड़ी थी। और सच तो ये है कि ओवरलॉर्ड्स की ताकत के आगे एस रैंक कुछ भी नहीं था। वहां राज करने के लिए तुम्हें कम से कम शैडो रेल्म में सिर्फ अपना इलाका बचाने के लिए भी कम से कम ट्रिपल एस रैंक की पावर चाहिए होती है। लेकिन एक ओवरलॉर्ड बनने के लिए, उसके लिए तुम्हें वो ताकत चाहिए जो ट्रिपल एस रैंक डीमंस को भी अपने पैरों तले को चल दे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सिर्फ 10 सालों के अंदर शैडो रेल्म का चौथा ओवरलॉर्ड बनना पूरी तरह इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही यूनिक और पर्टिकुलर एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी? शेन शिंगयाओ के मुंह से ये शब्द बेसाख्ता निकल पड़े, इससे पहले कि वो खुद को रोक पाती। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। क्या तुमने कभी किसी डीमन को अपनी ही काइंड को डिवावर करते हुए देखा है? ये सुनते ही शेन शिंगयाओ के दिमाग में जैसे कुछ क्लिक हुआ। द कोर। मैं उसे इस कोर के बारे में सच बताने का कोई इरादा नहीं रखता था। दूसरे डीमंस को डिवावर करके मैं उस स्पेस से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूं जिसका कोई और मुकाबला ही नहीं कर सकता। इसी तरह मैं महज 10 साल में चौथा ओवरलॉर्ड बन पाया। रुको, तुमने कहा था कि बाकी तीनों ओवरलॉर्ड्स ने तुम्हारी पावर को स्ट्रिप कर दिया। क्या इसका मतलब यह है कि उनके पास भी वही एबिलिटी है? नहीं, ये डिफरेंट है। उन्होंने मेरा पावर ड्रेन करने का रास्ता सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वो असल में मुझे मार ही नहीं सकते थे। और सबसे बड़ी बात, उनके इस मेथड की एक बहुत भारी कॉस्ट है, लेकिन मेरी कोई कीमत नहीं है। मैं बेहिसाब डीमंस को डिवावर कर सकता हूं और बिना कुछ खोए, बिना किसी नुकसान के पावरफुल बन सकता हूं। शेन शिंगयाओ कुछ पल के लिए खामोश हो गई, जैसे वो इस खौफनाक सच को पचाने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी ये डिवावर एबिलिटी, यही वो असली रीजन है ना जिसकी वजह से बाकी तीनों ओवरलॉर्ड्स तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे? एग्जैक्टली। मेरी डिवावर एबिलिटी ने ही मुझे एक ओवरलॉर्ड बनाया और इसी की वजह से मैं पूरे शैडो रेल्म की नजरों में सबसे बड़ा दुश्मन बन गया।
उन तीनों ओवरलॉर्ड्स ने उस हमले से बहुत पहले मुझे वॉर्न किया था, पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मैं बस अपनी सरहदों को पुश करता रहा और ज्यादा बोल्ड होता गया, जब तक कि उनके पास एक साथ मिलकर मुझ पर हमला करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। ऐसा नहीं था कि मैं रुकना नहीं चाहता था, मैं अच्छी तरह समझता था कि इस रास्ते पर आगे बढ़ने का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मैं हेल्पलेस था। हर डीमन जिसे मैं देखता था उसे खत्म करने की अर्ज इतनी इरेजिस्टिबल थी कि मैं चाहकर भी खुद को बैकआउट नहीं करने दे सका। जैसे जैसे मेरा रैंक बढ़ता गया, वो लोअर रैंक वाले डीमंस अब मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। उनकी मौत में अब वो थ्रिल नहीं रहा था। एक ऐसी बात है जो मैंने शेनशिंग याओ को कभी नहीं बताई। सच तो यह है कि उन 3 ओवरलॉर्ड्स ने मेरा पीछा नहीं किया था, बल्कि मैं उनके पीछे गया था। मैंने उन्हें अपना प्रे बनाया था और मेरा यही एक डिसीजन मेरी पूरी जिंदगी तबाह करने के करीब पहुंच गया था। जिस वक्त शेनशिंग याओ और मैं रूफटॉप पर खड़े बात कर रहे थे, तभी नीचे स्कूल ग्राउंड्स में एक डीमन टेमर स्क्वाड दाखिल हुआ। स्टूडेंट्स ने जब उनकी यूनिफॉर्म्स पर वो चमकता हुआ इंसिग्निया देखा तो सबकी जान में जान आई। डीमन टेमर लीग आखिरकार आ ही गई थी। वो देखो, क्या वो हैंटिंग नहीं है, कैनियन सिटी की डीमन टेमर लीग का प्रेसिडेंट? भीड़ में से किसी की आवाज आई जो पूरी तरह एडमिरेशन से भरी थी। मैंने सुना है कि उनका कॉन्ट्रैक्टेड डीमन एस रैंक का है, जो दुनिया के बेहतरीन डीमंस में गिना जाता है। उन्हें देखकर लोगों के चेहरों पर एक सुकून था, जैसे अब वो चैन की सांस ले सकते हों। लेकिन कड़वा सच तो ये था कि फाइटिंग अब खत्म हो चुकी थी। क्या ये एंट्री थोड़ी लेट नहीं थी? जब सब आपस में फुसफुसा रहे थे, स्क्वाड तेजी से सीनियर कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। स्कूल का रेजिडेंट डीमन टेमर भागते हुए उनके पास पहुंचा। प्रेसिडेंट, आपको यहां देखकर बहुत राहत मिली। फॉर्मेलिटीज छोड़ो, हैंटिंग ने उसे टोकते हुए कहा। उनका एक्सप्रेशन बहुत ग्रेव था और उनकी गहरी नजरें सीधे उस यंग डीमन टेमर के चेहरे पर जमी थी। बस ये बताओ कि यहाँ असल में हुआ क्या है? उस यंग डीमन टेमर ने तेजी से सारी इवेंट्स बतानी शुरू की। जैसे जैसे हैंटिंग और उनकी टीम वो पूरी कहानी सुन रहे थे, उनके चेहरों पर फैला डिसबिलीफ साफ देखा जा सकता था। जो कुछ भी वहां हुआ था वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा डार्क और अनप्रेडिक्टेबल था। उनके चेहरों के एक्सप्रेशन से साफ जाहिर था कि जो कुछ भी उनके सामने था वो उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। हैंटिंग उस तबाही और बिल्डिंग के डैमेज को गहराई से स्कैन कर रहा था। उसे पता था कि ये किसी एस रैंक डीमन का काम है, लेकिन ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक कंप्लीट वन साइडेड डोमिनेशन था। एक ऐसी ताकत जिसे बयां करना उसकी सोच से भी बाहर था। उसने भारी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि इस तबाही के पीछे वही स्टूडेंट है जिसकी 7 दिन पहले मौत हो चुकी है? उस जवान डीमन टेमर ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, जी सर, बिना किसी शक के। और तुम्हें पूरा भरोसा है कि उसने उस एस रैंक डीमन को पूरी तरह कुचल दिया? मैंने अपनी आंखों से एक एक सेकंड का वो मंजर देखा है। कोई गलती नहीं हो सकती। उसकी आंखों में अचानक गुस्सा और बेबसी झलक उठी। उसने मेरे कॉन्ट्रैक्टेड डीमन को भी निकल लिया। सिर्फ एक इंस्टेंट, बस उतना ही समय लगा उसे सब कुछ खत्म करने में। संभल गया। हंटिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक गहरा वादा किया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक सेकंड चांस अरेंज करूंगा ताकि तुम फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर सको। वो जवान डीमन टेमन तुरंत सीधा खड़ा हो गया। उसकी बुझी हुई आंखों में एक नई उम्मीद की चमक आ गई। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में एक बार अपना डीमन खोने के बाद नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना लगभग इम्पॉसिबल होता है, लेकिन लीग के पास एक स्पेशल रिचुअल फॉर्मेशन है जो उन टेमर्स को सक्सेस की गारंटी देता है जिन्होंने पहली बार अपना डीमन खोया हो। इस रिचुअल में इतने भारी मात्रा में रिसोर्सेज खर्च होते हैं कि ये मौका किसी के लिए भी अनमोल है। मेरा शुक्रिया अदा मत करो, तुमने दूसरों को प्रोटेक्ट करते हुए अपना डीमन खोया है। हंटिंग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। फिर उसने गंभीर होते हुए पूछा, और ये मूचैन अब कहाँ है? भीड़ में से किसी ने जवाब दिया, वो रूफटॉप की तरफ गया है। हंटिंग अपनी टीम की तरफ मुड़ा और उनकी आंखों में देखते हुए बोला, सब जाओ और स्टूडेंट्स को शांत करो, मैं खुद जाकर चीजों को देखता हूं। वो यंग डीमन टेमर बड़ी घबराहट के साथ हंटिंग को अकेले रूफटॉप की तरफ बढ़ते हुए देखता है। क्या आप सच में उनके साथ नहीं जा रहे? मूचैन बहुत डेंजरस हैं। रिलैक्स, प्रेसिडेंट जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके ऑर्डर्स फॉलो करो। चलो जाकर स्टूडेंट्स को संभालते हैं, वो सब बहुत गहरे शॉक में हैं। डीमन टेमर के ऑर्गेनाइज डायरेक्शन के नीचे पूरे कैंपस को बहुत तेजी से इवैक्यूएट कर लिया जाता है। उधर छत पर शेनशिंग याओ और मैं देखते हैं कि हंटिंग दरवाजा खोलकर अंदर आ रहे हैं। शेनशिंग याओ की नजर उनके सीने पर लगे उस इंसिग्निया पर टिक जाती है। क्या आप डीमन टेमर लीग से हैं? हाँ, मैं हंटिंग हूँ, कैनियन सिटी डीमन टेमर लीग का प्रेसिडेंट। वो बस एक हल्का सा नोट देते हैं। चेहरे पर एक अजीब सा काम है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी में एक गहरी अथॉरिटी महसूस होती है। शेनशिंग याओ एकदम से टेंस हो जाती है। डीमन टेमर लीग के प्रेसिडेंट का रुतबा किसी शहर के मेयर जितना बड़ा होता है। इतनी बड़ी स्टैचर वाले इंसान के सामने कोई भी घबरा जाएगा, ये नेचुरल है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर मैं शैडो रेल्म का डीमन किंग जो था। हंटिंग शेनशिंग याओ की आंखों में छिपी फिक्र को भांप लेते हैं और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। नर्वस मत हो, मैं यहाँ सिर्फ बात करने आया हूँ। शेनशिंग याओ के चेहरे पर फैली एंग्जाइटी को देखकर हंटिंग मन ही मन सोचते हैं, सच तो यह है कि नर्वस मुझे होना चाहिए। इस लड़की के पास एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टेड डीमन है जिसने एस रैंक अपोनेंट्स को भी कुचल कर रख दिया, और ताज्जुब की बात तो यह है कि वो डीमन इसके कंट्रोल में भी नहीं है। जैसे ही उनकी नजर मेरी तरफ मुड़ती है, शेनशिंग याओ के तेवर बदल जाते हैं। वो बहुत सीरियस होकर कहती है, प्रेसिडेंट हान, मूचन मेरा कॉन्ट्रैक्टेड डीमन है, उसने हमें बचाने के लिए उन अटैकर्स को हराया। बाइजे एक शेनशिंग याओ की आवाज में एक अजीब सी तड़प थी, जैसे वो दुनिया को यकीन दिलाना चाहती हो कि मैं वैसा नहीं हूं जैसा लोग समझ रहे हैं।
मूचन कोई इविल डीमन टेमर नहीं है। उसने जो कुछ भी किया सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। उसने गहरी सांस ली और बात जारी रखी। और एक बात, मूचन ने सच में किसी को जानबूझकर हार्म नहीं पहुंचाया। उस एक स्टूडेंट को भी चोट सिर्फ इसलिए लगी क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। भीड़ को सेफ रखने के लिए वो उस एस रैंक डीमन के साथ लड़ाई जानबूझकर क्लासरूम से बाहर ले गया। वो बुरा इंसान नहीं है, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। शेनशिंग याओ की ये डिफेंस सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरे होठों के कोने पर एक हल्की अम्यूज स्माइल आ गई। सच तो यह है कि मुझे किसी और की सेफ्टी या जान की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। मैंने वो सारी चॉइसेस सिर्फ इसलिए लिए ताकि मैं शेनशिंग याओ को अपने खिलाफ होने का कोई मौका ना दे सकूं। ये सब बस एक कैलकुलेटेड मूव था। हान तिंग ने शेनशिंग याओ के चेहरे पर फैली घबराहट को नोटिस किया और एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसे सिग्नल दिया कि वो उसकी बातों पर यकीन कर रहा है। फिर वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ा। मैं तब से खामोश खड़ा था। उसकी आवाज में एक हल्का सा टेंशन महसूस किया जा सकता था। मूचन, आज तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक मी? मैंने उसके शब्दों को दोहराया जैसे उनका स्वाद चख रहा हूं। उसने बात जारी रखी, एक बेहद खतरनाक हिडन थ्रेट को खत्म करने के लिए। अगर तुम वहां ना होते तो पता नहीं वो डीमन और कितने लोगों को नुकसान पहुंचाती। हांटिंग ने थोड़ा और करीब आकर कहा, आज जो कुछ भी हुआ उसे अपने दिल पर बोझ मत बनने देना। जब मुकाबला ईविल से हो तो कुछ कैजुअलिटीज को अवॉइड करना मुमकिन नहीं होता। मैं समझ गया कि यह बातचीत किस डायरेक्शन में जा रही है। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जो कहने आए हो सीधा वही कहो, ये फेक प्लेजेंट्रीज रहने दो। हांटिंग पहले तो थोड़ा ऑकवर्ड होकर हंसा, पर फिर अचानक उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसकी आंखों में अब एक अथॉरिटी थी। मैं हांटिंग, कैनियन सिटी डीमन टेमर लीग का प्रेसिडेंट, ऑफिशियली तुम दोनों को, शेनशिंग याओ और मूचन, एक इन्विटेशन देना चाहता हूं। चेन, हमारी लीग ज्वाइन करो। ये अचानक मिला इन्विटेशन हमें पूरी तरह स्टन कर देता है। हम दोनों एक दूसरे को डिसबिलीफ में देखते रह जाते हैं। हांटिंग ने तो बस अपनी लक ट्राई करने की सोची थी, पर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने बिना किसी हेजिटेशन के हाँ कह दिया। इस नई ओवरवेलमिंग पावर का साथ मिलना हांटिंग को एक्साइटमेंट से तो भर रहा था, पर उसके मन के किसी कोने में एक अनजानी सी अनीस भी घर कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये एनीमे स्टोरी पसंद आई हो और आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सुनो, अगर इस वीडियो पर सिर्फ 10 कमेंट्स भी आ गए नेक्स्ट पार्ट के लिए तो मैं तुरंत इसका अगला पार्ट लेकर आ जाऊंगा। तो जल्दी से कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट।